ये भी बताया था कि आपके पास टाइम फिक्स है, अब उसी टाइम में आपको पेपर को सॉल्व करना है। यदि 40 मिनट से ज़्यादा आप टाइम MCQ में दे दोगे तो आपके कहीं ना कहीं पेपर छोड़ जाएंगे। पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर के होते हैं। उससे क्या होगा, आपके माइंड में सेट होगा कि मैं कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूँ और कौन सा क्वेश्चन का वेटेज कितना है। और ये भी मैं बता दिया था आपको कि कौन सा चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपको देख के पता होना चाहिए कि ये कौन सा चैप्टर का है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोज होते हैं, उसका सम का मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था -b/a, दोनों का प्रोडक्ट का पढ़ाया था c/a। अब एक चीज बताओ, कोई भी इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इसका मतलब उस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो 2x - 3y + a = 0, तो यहाँ पे x = 1 और y = कितना है, 2, इसका सॉल्यूशन है। तो बच्चों आज के वीडियो में हम लोग ने क्या किया, MCQ के सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया विथ एक्सप्लेनेशन। तो इसी टाइप से आपको क्या करना है, सेक्शन A, B, C, D, E तक आपको सॉल्व करवाऊंगा। हाय एवरीवन, मैं ऋषि स्वागत करता हूं अपने एक और नए वीडियो में। तो बच्चों कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मुझे पता है कि प्रीवियस वीडियो में मैंने क्या किया था, आपको कुछ टिप्स बताया था कि आपको कैसे पढ़ना है, किस बातों पे ज्यादा ध्यान देना है। और मैंने क्या डिस्कस किया था, मैंने डिस्कस किया था कि कौन सा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाई वेटेज चैप्टर्स कौन सा है, उस पर हम लोग को ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा और आप लोग पेपर का तैयारी में लग गए होंगे। ठीक है, तो आपके मन में आया होगा कि सर आज क्या करवाओगे, तो आज हम लोग PYQ क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, PYQ क्वेश्चन मतलब CBSE के द्वारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं लेटेस्ट में 2025 में, उस क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे 1 by 1। ठीक है, पूरा पेपर में डिस्कस करवाऊंगा विथ कंसेप्ट के साथ कि इसमें आपको इस क्वेश्चन में कौन सा कंसेप्ट आप यूज करोगे, कितना कम टाइम में आपको इसको सॉल्व करना है। मैंने ये भी बताया था कि आपके पास टाइम फिक्स है, अब उसी टाइम में आपको पेपर को सॉल्व करना है। तो ये नहीं कि MCQ क्वेश्चन में 1 मिनट के क्वेश्चन में आप 5 मिनट दे दो या 10 मिनट दे दो। MCQ है तो एक नंबर के क्वेश्चन है, तो आपको मैक्सिमम 2 मिनट में बन जाने चाहिए। ठीक है, ये भी मैंने बताया था सेक्शन वाइज आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो फर्स्ट जो सेक्शन होता है वो MCQ बेस्ड होता है, जिसमें 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन होते हैं। तो MCQ में आपको मैक्सिमम कितना टाइम देना चाहिए, आप बताओ। 20 क्वेश्चन है तो पर क्वेश्चन मेरे हिसाब से 30 मिनट तो से ज्यादा नहीं देना चाहिए। यदि बहुत आप टाइम दोगे तो 40 मिनट से तो ज्यादा नहीं ही देना चाहिए। मतलब एक क्वेश्चन यदि 2 मिनट भी लेते हो आप, ठीक है, फिर भी 40 मिनट से ज्यादा आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। यदि 40 मिनट से ज्यादा आप टाइम MCQ में दे दोगे तो आपके कहीं ना कहीं पेपर छोड़ जाएंगे। जो जिसके वेटेज ज्यादा है वो आपको क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे। जैसे 2 मार्क्स, 3, 5, 4 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको पेपर में क्या होगा, छोड़ जाएगा। तो मेरे हिसाब से 30 मिनट सफिशियंट है। बहुत आप टाइम दोगे तो 40 मिनट दे दो। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो बोर्ड का ये पेपर है, सेम टू सेम में। ठीक, बोर्ड का पेपर सेम टू सेम में ऐसे ही बोर्ड में आते हैं। तो मैंने बोर्ड के ही पेपर को यहां पे आपको सेट कर दिया कि आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन ना हो कि सर कहां से आप पेपर, ये तो बोर्ड के पेपर नहीं है। तो देखो बोर्ड के पेपर सेम टू सेम, सेट 1 है, 30-1-1 कोड भी है, सब कुछ सेम टू सेम में। तो इसी को क्या करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार हम लोग सेक्शन वाइज डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो तुम्हारा कितने सेक्शन थे, 5 सेक्शन थे। सेक्शन 1A, उसके बाद सेक्शन B, उसके बाद सेक्शन C, उसके बाद सेक्शन D, उसके बाद क्या था, सेक्शन E।
ठीक है, सबको पता होगा ये 5 सेक्शन में डिवाइड है पेपर। उसमें क्या होता है ना, जो ये सेक्शन 1 है ये 1 से लेके 20 तक के क्वेश्चन होते हैं इसमें, ठीक है, 20 एमसीक्यू होते हैं। 21 से लेके इसमें कहां तक होता है 25, ठीक। यहां पे कितना होता है 26 से लेके 31 तक, और ये 32 से लेके कहां तक होता है ये 35 तक, 36 से लेके 38। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं 38 होते हैं, ठीक। ये तुम्हारा एमसीक्यू है, एमसीक्यू है 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, ठीक है। वेटेज भी मैं बता देता हूं आपको, 21 से 25 तक कितने होते हैं 2 मार्क्स के होते हैं, 5 क्वेश्चन मतलब 10 मार्क्स के, ठीक है। ये आपको मतलब पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर के होते हैं। उससे क्या होगा, आपके माइंड में सेट होगा कि मैं कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूं और कौन सा क्वेश्चन का वेटेज कितना है। उसके बाद सेक्शन सी का कितना होता है 3 होता है। तो कितने क्वेश्चन हो गए आपको बताओ, 6 क्वेश्चन हो गए ना, तो 6 × 3 मतलब कितना 18 मार्क्स। उसके बाद सेक्शन डी जो है तुम्हारा वो कितना है 4 क्वेश्चन 5 मार्क्स के, 5 × 4 मतलब 20 मार्क्स के। और ये जो तुम्हारा 36, 37, 38 है ये 4 मार्क्स के होते हैं, 4 × कितना 3 मतलब 12 मार्क्स के। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, हाँ या ना बताओ। टोटल आप काउंट करोगे तो ये कितने हो जाएंगे 80 मार्क्स के हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। देखो ना 20, 10, 30 और ये 18, 48 और 20 कितना हो जाएगा 68, और यहां पे 12 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेक्शन जो होता है एमसीक्यू, इसके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। देखो, और ये भी मैं बता दिया था आपको कि कौन सा चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको देख के पता होना चाहिए कि ये कौन सा चैप्टर का है। तो ये देखो, ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है ये एक पोलिनोमियल दिया हुआ है क्वाड्रेटिक 3x² + 6x और +k, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है तुमको। अब इसमें पूछ रहा है कि k का वैल्यू फाइंड आउट करो, और गिवन क्या है अल्फा + बीटा + अल्फा × बीटा = -2/3। अब एक बात बताओ, सम ऑफ जीरोज क्या जानते हो -b/a, तो यहां से कितना हो जाएगा -6/3 मतलब -2। दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा c/a, k/3, ठीक है। अब एक इक्वेशन गिवन है अल्फा + बीटा अल्फा × बीटा कितना दिया हुआ है -2/3, ठीक है। अब दोनों का सम कितना है -2, दोनों का प्रोडक्ट कितना है k/3 = -2/3। यहां से आप सॉल्व करोगे तो k/3 ये -2/3, -2 इधर जाएगा +2, तो ये कितना हो जाएगा k/3 = 3 × 2 = 6, 6 में से 2 जाएगा तो 4, 4/3, 3 कैंसिल, तो k = कितना आ गया आपका 4। समझ में आया कि नहीं आया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा बताओ, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आया। फर्स्ट क्वेश्चन जो है तुम्हारा चैप्टर 2 से पोलिनोमियल का एमसीक्यू है, जिसमें आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में पढ़ा होगा। उसमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के 2 जीरोज होते हैं, उसका सम का मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था -b/a, दोनों का प्रोडक्ट का पढ़ाया था c/a, तो उससे आप बना सकते हो, ठीक है। समझ में आया। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब इसमें कितने क्वेश्चन है 2, 3, 4, 5, 6, 5 क्वेश्चन हैं, ठीक है।
अब ध्यान से देखो, सेकेंड क्वेश्चन जो है, दो इक्वेशन है, तो कहीं ना कहीं दो इक्वेशन है तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन। तो क्या कहता है इसमें, ध्यान से देखना, कहता है कि दो इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस a इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y माइनस b इक्वल टू 0, और इसका कहता है कि x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 इसका क्या है, सॉल्यूशन है। अब एक चीज बताओ, कोई भी इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इसका मतलब उस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो 2x माइनस 3y प्लस a इक्वल टू 0, तो यहां पे x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू कितना है, 2 इसका सॉल्यूशन है। तो आप इसको, ये वैल्यू इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 प्लस a इक्वल टू 0, तो यहां से 2 माइनस 6 प्लस a इक्वल टू 0, तो यहां पे कितना हो जाएगा, माइनस 4 प्लस a इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 4। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन जो है तुम्हारा 2x प्लस 3y माइनस b इक्वल टू 0, इसका भी x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 इसका सॉल्यूशन है, तो दोनों सेटिस्फाइड करेगा। तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 माइनस b इक्वल टू 0, तो 2 प्लस 6 माइनस b इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू 6 प्लस 2 8 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब क्या हुआ, a जो है b से क्या है, हाफ है, यानी तो ऐसे भी कह सकते हो कि b जो है वो a से 2 टाइम्स है। तो कहां एक ऐसा कहीं इक्वेशन है, देखो a जो है वो 2 टाइम्स b नहीं है, b है a का 2 टाइम्स। तो ऑप्शन नंबर b इज द करेक्ट आंसर। अभी बताया ना, a क्या है, b से हाफ है, या आप कह सकते हो b जो है वो क्या है, a से 2 टाइम्स है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। बहुत बच्चा क्या करेगा, स्पीड में a इक्वल टू 2 भी हो जाता है। तो इस बातों पे आप ध्यान रखना। देखो सॉल्व करना बहुत आसान है, बट पेपर में सही बनाना बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत बच्चे क्या करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस के कारण कहते हैं कि मेरा पूरा सही है, जब वो घर आते हैं तो उनसे छोटे छोटे मिस्टेक हो जाते हैं। मैं वही मिस्टेक को आपको क्या करना चाहता हूं, कम करना चाहता हूं। ठीक है, कि आप जो पेपर में करके आए उसमें कोई गड़बड़ ना हो। थर्ड क्वेश्चन में कहते हैं, अब देखो ये जो क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है कि नहीं है। अब इसमें मिड पॉइंट निकालना है। 2 पॉइंट दिया हुआ है, उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है p माइनस 4 5, q कितना दिया हुआ है 4 6, एक बीच में p ये q है, ये r मान लो, इस ये क्या है मिड में x y मान लेते हैं। अब बताओ मिड पॉइंट यदि है तो उसका कोऑर्डिनेट मैंने क्या पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। अब इसमें मैं कंसेप्ट भी बताते जा रहा हूं, ये नहीं कि डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं। ठीक है ना, तो यहां पे ध्यान से देखो, -4 प्लस 4 बाई 2, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 प्लस 6 बाई 2, तो ये 0, और ये कितना हो जाएगा 11 बाई 2। अब इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखना कि इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या है 0 है, और y कोऑर्डिनेट कितना है 11 बाई 2 है। तो आप एक चीज बताओ, ये कौन सा एक्सिस पे होगा, ये पॉइंट कहां पे होगा, एक्सिस पे होगा। किस एक्सिस पे होगा, y एक्सिस पे होगा। ध्यान से देखना, ये जो है ना जिसमें x कोऑर्डिनेट 0 है तो y एक्सिस पे होगा 0, 11 बाई 2, तो ये y एक्सिस है, ये x है, तो ये जो होगा पॉइंट कहां पे लाई करेगा, y एक्सिस पे। बात समझ में आ गया। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्या कहते हैं, 7 प्लस 4 साइन थीटा इक्वल टू 9 दिया हुआ है। तो यहां से देखो तुमको थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि जब क्या है थीटा एक्यूट एंगल। एक्यूट मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, 0 से लेकर 90 के बीच, 0 से बड़ा 90 से छोटा होगा। तो ध्यान से देखो 4 साइन थीटा 9 माइनस 7, तो 4 साइन थीटा कितना हो जाएगा 2, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा, साइन थीटा इक्वल टू 2/4 मतलब 1/2, तो साइन 30 होता है 1/,
1/2। तो यहां से कंपेयर करोगे तो थीटा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कितना आसान क्वेश्चन पूछा था बताओ। इसमें आप एक बात बताओ, इसमें कहीं से भी 2 मिनट का क्वेश्चन है ये 1 मिनट से कम में ही बन जाएगा, आपको 30 सेकंड में भी बन जाएगा। चलो अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर कौन सा बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5। अब ये तो आइडेंटिटी पे ही है, देखो tan स्क्वायर थीटा और क्या है, एक मिनट, tan स्क्वायर थीटा माइनस, अब एक बात बताओ 1/cos कितना होता है, 1/cos थीटा सेक थीटा होता है, सेक थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहां पे देखो बच्चे क्या मिस्टेक करेंगे, वो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा 1 कर देंगे। उसको उस टाइम में याद ही नहीं रहेगा कि मैंने जो आइडेंटिटी पढ़ के आया है वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा पढ़ के आया है, वो इक्वल टू होता है 1। बट यहां पे क्या है, पहले तुम्हारा tan आ गया, उसके बाद सेक आया है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, तुमको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो अब देखो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो गया। अब आप जानते हैं कि इसका आइडेंटिटी 1 होता है, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, -1। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कहां पे मिस्टेक होता है, समझ में आया, आ गया होगा ना, बता दिया ना मैंने कि स्पीड में आप क्या करोगे ना, आता हुआ क्वेश्चन भी मिस्टेक करके आ जाओगे, आपको होगा कि मैं 100% सही बना के आया है, जब नंबर आएंगे तो कम हो जाएंगे। बच्चे यहीं पे छोटे छोटे मिस्टेक करते हैं, ठीक है ना। एग्जाम में प्रेशर में क्या होता है ना, आता हुआ भी चीज माइंड से स्किप हो जाता है, उनको उस टाइम में वही चीज सही लगता है जो उन्होंने कर दिया, क्योंकि उस टाइम में इतना टाइम नहीं रहता है कि वो फिर से चेक करेगा। वो कब चेक करेगा, घर आने के बाद। तो तब तक तो मिस्टेक हो गए, फिर सुधार करने की है, वहां पे नहीं कर सकते हैं ना घर पे आने के बाद। तो आपको पेपर के टाइम में ये सब माइंड यूज करना पड़ेगा। तो ये सब कब होगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे, कुछ सेट्स बनाओगे, तो उससे क्या होगा, आपको जो यहाँ पे छोटे छोटे मिस्टेक हैं वो क्या होंगे, आपको पता चलेगा कि यहाँ पे मैं मिस्टेक कर रहा हूं। तो आपको क्या होगा, फाइनल एग्जाम में वो मिस्टेक कम हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये हो गया, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 5 बचा है। अच्छा 5 तो हो गया, 6 बचा है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो है कौन सा चैप्टर का है, ये तो फर्स्ट ही चैप्टर का है, नंबर सिस्टम का। तो यहां पे 2 नंबर दिया हुआ है, उसका क्या दिया हुआ है, एचसीएफ और एलसीएम। कितना दिया हुआ है, एचसीएफ ऑफ 98 और 28 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है m, और एलसीएम जो दिया हुआ है 98 और 28 का वो दिया हुआ है n, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ n माइनस 7m इज, तो कहीं ना कहीं मुझे mn की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, तब तो आप उस एक्सप्रेशन में आप पुट करोगे mn। तो ध्यान से देखो, अब आप क्या करो, 98 और 28 का एचसीएफ ऑफ एलसीएम निकालो, किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 98 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे कितना होगा, ये 49 और ये 7, ठीक। तो 98 का जो करोगे 2 × 7 स्क्वायर, 28 का करोगे तो 2 7, तो 28 का करोगे तो 2 स्क्वायर × 7। एचसीएफ में क्या करते हैं, याद है कि नहीं है, यहां पे भी कंफ्यूजन होगा बच्चों को। एचसीएफ में हमेशा मैंने बताया था जो कॉमन होता है वो क्या होता है, जो मिनिमम पावर है। तो 2 स्क्वायर में क्या कॉमन आएगा, जो मिनिमम पावर है 2, मतलब इसका पावर 1 है ना, तो 2 कॉमन लेंगे। 7 स्क्वायर 7 में कौन सा लेंगे, 7, तो ये 14 आ गया। एलसीएम में क्या होगा, हाईएस्ट पावर कॉमन लेते हैं, तो 2 स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर, और 7 स्क्वायर है तो 7 स्क्वायर, तो 2 × 4, 7 को करेंगे
करेंगे तो 49, तो ये आ जाएगा आपको 49 को 4 से करेंगे तो 196। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब m और n आ गया ना तुम्हारा। देखो ये जो m तुम्हारा दिया हुआ था ये कहीं ना कहीं HCF दिया था, तो HCF कितना आया है 14। ठीक है, और ये LCM कितना आया है 196। तो तुमको किसका वैल्यू निकालना है, n-7 m का। तो n कितना है तुम्हारा 196, 7 इंटू m कितना आया था 14, 196 अब माइनस 14 से 7 को करोगे तो 98 ही आएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया। इसमें आपको क्या हुआ, HCF LCM निकालने का मेथड आपको पता है, उससे आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहते हैं। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये पूरा कंसेप्ट पे है, इसको बनाने में कितना 5 सेकेंड। ठीक है, तो आपको क्या है ना, टाइम बचाना है। जो कम टाइम का क्वेश्चन है उसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं देना है। क्या कहता है, ध्यान से देखो, द टेंजेंट ड्रॉन एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द, मतलब एक्सट्रीम पे ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर ऑलवेज, डायमीटर के एक्सट्रीम पे, यहां पे देखो डायमीटर सेंटर से जाएगा, तो यहां पे जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे तुम, तो वो कैसा होगा बताओ। एक्सट्रीम पॉइंट यही है ना, यहां पे, यहां से ड्रॉ करोगे तो एक चीज को थोड़ा सा यहां से पास करवाओ। ठीक है, ये दोनों जो लाइन होगा वो कैसा होगा, देखो बी परपेंडिकुलर तो होगा नहीं, इक्वल होगा ही नहीं। इक्वल कैसे होगा, दोनों बढ़ते जाएगा। इंटरसेक्टिंग कभी होगा नहीं, पैरेलल होगा। ये तो कंसेप्ट ही है कि ध्यान रखना, कोई भी सर्कल में डायमीटर के एक्सट्रीम पे जो आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे दोनों एक दूसरे के पैरेलल टू होगा, में बढ़ते जाएगा। ठीक है, वो कभी भी इंटरसेक्टिंग नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8 क्वेश्चन अच्छा है, ट्रायंगल्स का क्वेश्चन है। ठीक, क्या कहता है क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन कहता है कि दो ट्रायंगल्स है ABC और क्या है ABC और क्या है DEF। अब एक चीज बता, अब तुम्हारे मन में आया होगा सर एक छोटा बनाया एक बड़ा बनाया, क्यों बनाया, आपने कैसे समझा कि एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। तो ध्यान से देखो, ये AB जो है, AB अपॉन DE जो है वो किस रेशियो में है, 3:1 रेशियो में। इसका मतलब AB क्या है 3, DE क्या है 1 रेशियो में है। तो कहीं ना कहीं AB बड़ा होगा DE से, होगा कि नहीं होगा, तो इसलिए मैंने ABC को बड़ा सा बनाया। ठीक है, यदि रेशियो सेम होता, से इक्वल साइड होता तो रेशियो सेम होता, बट रेशियो यहां पे सेम नहीं है, तो एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। तो एक चीज तो फिक्स हो गया कि ये क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट तो हो नहीं सकता है। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है, दो सेम जैसा दिखना चाहिए, शेप और साइज। ठीक है, एक को दूसरे पे रखोगे तो दोनों ओवरलैप हो जाएगा, तो ये तो होगा ही नहीं कभी, एक बड़ा एक छोटा हो जाएगा। अब क्या कंडीशन है, ध्यान से देखो, B जो है वो E के इक्वल है और F जो है वो किसके इक्वल है, C के। अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि कोई भी दो ट्रायंगल्स में दो एंगल्स इक्वल है तो वो सिमिलर हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसका थर्ड एंगल्स भी क्या होगा, इक्वल होगा।
नहीं होगा, दो इक्वल है तो थर्ड तो ऑलरेडी हो जाएगा ना। तो आपको मैंने पढ़ाया था ए से भी दो ट्रायंगल सिमिलर होता है और ए एक भी कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट में क्या होना चाहिए, या तो तीनों साइड सेम होना चाहिए या दो साइड्स उसके बीच का एंगल सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ कंडीशन हो रहा है यहाँ पे, नहीं। ए एस ए भी नहीं हो रहा है, ए एस भी नहीं हो रहा है, आर एच एस से भी नहीं हो रहा है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, सिमिलर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन बनाते हैं 9, क्या कहते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इफ -1 उसके पावर में n है प्लस -1 उसके पावर में 8 है इक्वल टू 0, देन n इज। अब ध्यान से देखो, कोई भी निगेटिव नंबर का जो पावर इवन होता है तो वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और ऑड होता है तो वो निगेटिव होता है। तो -1 का पावर कितना है, 8 है, तो इसका मतलब क्या होगा, इवन है तो ये 1 होगा इक्वल टू 0, ठीक है। अब एक चीज बताओ, अब n पे कौन सा नंबर आएगा कि लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगा, मतलब 0 इक्वल टू 0, तभी तो सेटिस्फाइड होगा इक्वेशन। तो क्या एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी एनी पॉजिटिव इंटीजर आप रखोगे तो क्या लेफ्ट हैंड साइड 0 होगा, आप कहोगे सर नहीं, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर में क्या आएगा, 2 भी आएगा। तो -1 के पावर में क्या होगा, यदि 2 हो गया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो गया, तो ये तो होगा नहीं। एनी निगेटिव इंटीजर, ये भी नहीं होगा, ठीक। एनी ऑड नंबर, हाँ ऑड नंबर हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी। अब ध्यान से देखो, -1 अभी मैंने पढ़ाया है ना कि कोई भी निगेटिव नंबर के पावर में यदि ऑड होता है तो वो निगेटिव हो जाता है। तो यहां पे 3 ऑड है तो -1 + 1 इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू 0। बात समझा, 3 रखो, 5 रखो, 7 कुछ भी रखो, तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो एनी ऑड नंबर देना चाहिए, डी भी नहीं होगा क्योंकि इवन होगा, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, वो तो कभी 0 के इक्वल होगा ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, अच्छे से समझ में आया कि कहां पे एनी पॉजिटिव इंटीजर में तुम्हारा ऑड भी आ जाएगा, इवन भी आ जाएगा, तो मुझे चाहिए क्या, ऑड चाहिए, ठीक है, इसलिए एनी पॉजिटिव इंटीजर नहीं हुआ। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस ऑफ बोथ द पोलिनोमियल्स। अब एक चीज बताओ, मैंने बताया था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स एक्सिस को मैक्सिमम 2 टाइम, जितने बार, मतलब कोई भी इक्वेशन एक्स एक्सिस को जितने टाइम्स कट करेगा तो उतना क्या होगा, उसका जीरोस होगा। तो यहां पे ध्यान से देखो, ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक है, ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करता है। अब एक क्वाड्रेटिक है जो नीचे से ऐसे कट करता है बट सेम पॉइंट है। अब देखो डिफरेंट में होता तब तो 4 जीरोस हो जाएगा, इसका 2 उसका 2 4, बट यहां पे सेम पॉइंट है। क्वेश्चन में पूछा है डिस्टिंक्ट जीरोस, मतलब डिफरेंट है, तो डिफरेंट कितने होंगे, 2 ही होंगे, क्योंकि दोनों का सेम है, ठीक है, दोनों डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, दोनों सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो डिस्टिंक्ट रूट्स एक इधर का हो जाएगा पॉजिटिव का, एक क्या हो जाएगा निगेटिव का, तो दो ही जीरोस यहां पे होगा। समझ में आया, चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो, ये एपी का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या कहता है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट m term of an AP is 2m² plus 3m, then its second term is, तो sm कितना दिया हुआ है, 2m² plus 3m। अब ध्यान से देखना, m यदि मैं 1 पुट करूं तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म कितना होगा, 2 × 1² plus 3 ×
1 मतलब 2 प्लस 3 मतलब 5। S2 यदि करूंगा तो बताओ, S2 जो होगा 2 और 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2, तो 2 इंटू 4 प्लस 6 14। अब एक मैंने कंसेप्ट पढ़ाया था, an जो टर्म होता है, an जो होता है वो क्या होता है, सम ऑफ n टर्म माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म। ये पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? तो जो तुम्हारा फर्स्ट टर्म होगा वही उसका फर्स्ट टर्म का सम भी होगा। तो मतलब कहने का मतलब ये तो तुम्हारा a1 होगा जो s1 होगा, तो ये हो गया 5। अब सेकेंड टर्म क्या होगा, सेकेंड टर्म जो होगा इस हिसाब से a2 पुट करोगे तो s2 माइनस s1 होगा। बात समझ में आया? यहां पे n2 पुट किया तो यहां पे 2 माइनस 1 1, तो s2 सम ऑफ 2 टर्म कितना है 14 और माइनस सम ऑफ 1 टर्म कितना है 5, 9 आ गया। तो सेकेंड टर्म आपका क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन पूछता है, तो आप हमेशा ध्यान रखना जो तुम्हारा n टर्म जो होगा वो होता है सम ऑफ n टर्म और माइनस सम ऑफ उससे एक पीछे तक का सम, मतलब n माइनस 1 टर्म का सम होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो तुम्हारा फर्स्ट टर्म है वही उसका फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट टर्म भी होता है। सेकेंड टर्म जो होगा वो क्या होगा, सम ऑफ सेकेंड टर्म माइनस सम ऑफ फर्स्ट टर्म। थर्ड टर्म जो होगा सम ऑफ थर्ड टर्म माइनस सम ऑफ 2 टर्म। ठीक है, ऐसे ही बढ़ते जाता है। तो अब बढ़ते हैं कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तुम्हारा स्टैट्स का क्वेश्चन है। आपको मैंने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, मॉड इक्वल टू जो होता है वो होता है 3 मीडियन माइनस क्या चाहिए 2 मीन। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था बताओ? मैंने एक एम्पिरिकल फॉर्मूला पढ़ाया था, मतलब मीन मीडियन मॉड के रिलेशन में क्या होता है ना, मॉड इक्वल टू जो होता है वो होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। उससे आप क्या करेंगे, 2 वहां पे गिवन होगा, एक आपको फाइंड आउट करना है। तो यहां पे ध्यान से देखो क्या कहता है, मॉड एंड मीन। मॉड कितना दिया हुआ है, मॉड दिया हुआ है आपका 15x और मीन कितना दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है 18x। तो तुमसे मीडियन पूछा है, मीडियन। तो यहां पे इस फॉर्मूले पे आप यूज करो, तो यहां पे मॉड कितना हो गया 15x इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो 2 मीन कितना है 18x। तो यहां से आप सॉल्व करोगे तो 15x और ये प्लस 36x इक्वल टू 3 मीडियन। इस दोनों को सम करोगे तो कितना होगा 1, 51x अपॉन 3। तो यहां से मीडियन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। है ऑप्शन, देखो चेक करो, आसान है बहुत। तो ऑप्शन नंबर 17x होगा। आप एक बार क्रॉस चेक भी कर रहे हैं, वैसे 17x ही आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, ध्यान से देखो, ये प्रोबेबिलिटी की क्वेश्चन है। क्या है, एक कार्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो एक डेक में कितने कार्ड्स होते हैं 52, उसमें से एक को रैंडम क्या किया गया है, बाहर कर दिया गया है। तो कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग ए रेड फेस कार्ड। अब रेड फेस कार्ड कितने होते हैं, 6 होते हैं ना। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, ध्यान से देखना, 6 में से कोई भी आ सकता है और अपॉन में टोटल आउटकम्स कितने 52। तो यहां से कैंसिल आउट होगा 2 3 3 बाय 26।
तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आया? ये फेस कार्ड आपको याद होनी चाहिए कि फेस कार्ड कितने होते हैं? टोटल 12 होते हैं, 6 रेड के और 6 क्या? ब्लैक के। फेस कार्ड किसको कहते हैं बताओ? जैक, किंग और क्वीन को फेस कार्ड करते हैं। तो 3-3 सब में होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब 14 नंबर क्वेश्चन कितना आसान है, देखो एक बार देखो तुमको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेशनल नंबर बिटवीन √3 एंड √5? ध्यान से देखना, तुमसे रेशनल नंबर पूछा है। तो अब एक चीज बताओ, फर्स्ट जो है तुम्हारा रेशनल नंबर है? फर्स्ट तो तुम्हारा रेशनल नंबर है ही नहीं, तो ये तो कट ही जाएगा। अब तुम्हारे पास ऑप्शन पाई भी क्या है? इरेशनल नंबर है, तो पाई भी नहीं होगा। दो ऑप्शन तो देख के ही कैंसिल आउट हो गया। अब तुमसे क्या पूछा है? देखो, या तो बी होगा या तो डी होगा। अब तुम कैसे इसमें समझोगे? तो देखो, √3 का जो वैल्यू होता है 1.73 होता है, इरेशनल नंबर है। √5 का जो होता है क्या होता है? 2 पॉइंट समथिंग होगा कि नहीं होगा? √5 का आता है कि नहीं आता है? चलो देखो मैं बताता हूं, बहुत को स्क्वायर रूट भी नहीं आता होगा ना। देखो 5 का जो स्क्वायर रूट करोगे तो 5, इसके आगे आप पेयर में 0 दे दो, तो 5 2 2 जा 4 1, इस दोनों को ऐड करो 4, ये 1, ये 2 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे अब कौन सा नंबर रखोगे? 3 रखोगे तो ज्यादा हो जाएगा, 2 रखते हैं तो कितना होगा? 2 2 जा 4 8। अब इस दोनों को ऐड करो, ये कितना हो जाएगा? 100 में से 46 जाएगा तो 16। अब फिर से 2 0 का पेयर आएगा। अब इसमें कितना होगा? 2 से होगा, 3 से भी हो सकता है, 4 से ज्यादा हो जाएगा, 3 से कर दो, 3 3 जा 9। ठीक, तो 1 पॉइंट कितना आया? नहीं 1 नहीं आया, 2 पॉइंट आया, 2 3 2 3, ऐसे ही बढ़ते जाएगा ये ऐसे। तो अब देखो इसमें कौन सा वैल्यू तुमको सेटिस्फाइड कर रहा है? √3 और √5 के बीच में तुमको रेशनल नंबर लिखना है, तो 1.857142 ही आएगा ना, क्योंकि ये तो 2.326 बड़ा हो जाएगा इससे, 2.23 से, तो बी होगा नहीं, डी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आया कि नहीं आया? आपने √3 का वैल्यू तो आपने पढ़ा होगा, बट √5 का स्क्वायर रूट नहीं याद होगा। ठीक है, √5 भी क्या है? एक इरेशनल नंबर है। जितने भी प्राइम नंबर है उसका जो स्क्वायर करोगे, स्क्वायर रूट करोगे, तो वो इरेशनल नंबर आता है। तो 3 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है। तो 5 का जो करोगे 2.23, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो, बनाओ। क्या कहता है? इफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल हैज ए एरिया, कितना दिया हुआ है? सेक्टर का एरिया दिया हुआ है 40 पाई स्क्वायर यूनिट, एंड ए सेंट्रल एंगल कितना दिया हुआ है? 72। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज द। तो देखो एरिया ऑफ ए सेक्टर आपने पढ़ा होगा, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया कितना दिया हुआ है? 40 पाई दिया हुआ है, तो पाई से पाई यहां पे कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, थीटा कितना दिया हुआ है? 72/360 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 40। 72 5 जा कितना होता है? 360। यहां से आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 40 इंटू 5, आर स्क्वायर इक्वल टू 200 ना। ठीक, तो यहां से आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 200। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 10 इंटू 10 इंटू 2, तो 10 बाहर आ जाएगा, 10√2 यूनिट्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अब ध्यान से देखो, ये फिगर में क्या दिया हुआ है? पीए एक टेंजेंट है, वो ड्रॉ किया गया है कहां से? पी पॉइंट से। सेंटर क्या है? ओ है। पीओबी कितना है?
POB 115 दिया हुआ है, तो तुमसे पूछ रहा है APO कितना होगा, ये पूछ रहा है तुमसे। तो देखो इसी में बना दो आप। आपने पढ़ा होगा जो सेंटर से यहाँ पे टेंजेंट पे ड्रॉ होता है वो परपेंडिकुलर होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, मतलब टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। तो ये 90 हो गया, ठीक है। अब यहां पे देखो ये सेंटर पे 115 और प्लस में ये लिनियर पेयर बनाएगा तो 180, तो ये कितना हो जाएगा 180। या नहीं तो एक काम कर सकते हो, एक्सटीरियर यूज करोगे, हाँ डायरेक्ट यूज कर दो, ये भी निकालने की जरूरत नहीं है। अब देखो तुमने पढ़ा होगा ना ट्रायंगल्स में, ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है एक्स, ये सामने के अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है, y प्लस जेड, ठीक है ना। x इक्वल टू क्या होता है y प्लस जेड। तो यहां से आपको क्या पूछा है, p पूछा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ये 115, जैसे 90 को माइनस कर दो 5, 25 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बात समझा कि नहीं समझा, हाँ या ना बताओ। बहुत आसान क्वेश्चन था। अब ये नहीं है कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल का क्वेश्चन है तो आपको कंसेप्ट ट्रायंगल्स का यूज नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आप उसके बीच में क्या है जहां पे ट्रायंगल्स दिखे उसका कंसेप्ट आप यूज कर सकते हो। बहुत बच्चा ऐसा बनाएगा ये 115, इसको फाइंड आउट कर दो, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर दो। उतना क्यों करना, मुझे पता है कि ये एक्सटीरियर एंगल है, ये इक्वल होगा अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम का। तो क्या किया मैंने, एक्सटीरियर में से इस एंगल को माइनस कर दिया तो दूसरा आ गया। चलो अब देखो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, एप्लीकेशन और ट्रिगो। क्या कहता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो एनसीईआरटी का ही है, एमसीक्यू में पूछ दिया है। एक काइट कितना हाइट पे उड़ रहा है 150 मीटर, ठीक है। एक काइट है, पतंग यहां पे है, ठीक है। इसका हाइट कितना है 150 मीटर। इट इज अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 30। ये स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, पतंग तो ऐसे उड़ेगा नहीं ना, तो यहां पे तो कोई पकड़ के रखेगा स्ट्रिंग से, तब पतंग उड़ता है। तो ये इंक्लाइंड एंगल कितना है 30 टू द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज, तुमको ये स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है, तो इसको h मान लेता हूं। तो अब बताओ ए बी सी ये एक ट्रायंगल राइट एंगल बनता है, ठीक है। अब इसमें क्या दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, तो अब इसमें क्या यूज करो जिसमें तुम्हारा P और H आता है। तो P और H किस में आता है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है P अपॉन H। तो यहां से साइन 30 कितना होता है 1/2। एक मिनट रुक जाओ, P अपॉन, हाँ ठीक तो है, P अपॉन H, तो P तो 150 ही है और H तुमको फाइंड करना है, तो 150 और ये H, तो यहां से H इक्वल टू कितना हो जाएगा 300 मीटर। तो स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो कितना है 300 मीटर है। एक बार चेक कर लेना, सही है ना। मैंने क्या यूज किया साइन 30, साइन 30 क्या होता है P अपॉन H। तो P कितना है 150 और ये H है हाइपोटेनस, तो यहां से 1/2, ठीक है। चलो 17 क्वेश्चन हो गया। अब हमारे पास 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं एमसीक्यू के, ठीक। अब ध्यान से देखना, एक पीस ऑफ ए वाइड 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ आर्क। ऐसा बेंट किया गया है, ठीक है। ये आर्क है ना, ये 20 सेंटीमीटर का है यहां से यहां तक, O A B। रेडियस कितना है, रेडियस जो है R वो है 60 अपॉन पाई सेंटीमीटर। तो ये सेंटर पे कितना एंगल बना गया है ये पूछ रहा है। तो अब बताओ, मैंने पढ़ाया था क्या लेंथ ऑफ आर्क, क्या पढ़ाया था लेंथ ऑफ आर्क, जो मैंने पढ़ाया था वो पढ़ाया था थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई
आर। तो यहाँ पे 20 दिया हुआ है, थीटा तुमसे पूछ रहा है, ठीक है। 2 इंटू पाई इंटू आर कितना दिया हुआ है 60 अपॉन पाई, तो पाई पाई कैंसिल आउट हो गया, ये 60 इंटू 2 120 और ये 3 हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू 20 इंटू 3 मतलब 60 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखो, अब ये 1 से लेके 18 तक एमसीक्यू बेस्ड पूछते हैं। अब जो तुम्हारा 19 है और 20 है, ये एसर्शन और रीजन का क्वेश्चन पूछता है, एसर्शन और रीजन। अब इसमें क्या है ना, ध्यान से देखो, यदि बोथ ए और आर सही होगा और आर जो है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा, तब ऑप्शन ए होगा। बी में क्या कहते हैं कि दोनों सही है बट आर जो है उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बी होगा। सी कहता है कि फर्स्ट ट्रू है, आर क्या है फॉल्स है, सी। डी क्या कहता है फर्स्ट फॉल्स है और आर क्या है ट्रू है, तब डी आप यूज करोगे। तो अब ध्यान से देखो क्या कहता है, ये प्रोबेबिलिटी का एमसीक्यू है। ये कहता है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए नंबर एट रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 to 20 इज 1। अब एक बात बताओ, 1 से लेकर 20 तक एक नंबर है, उसमें से एक नंबर को तुमको सेलेक्ट करना है, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा? तो देखो 1 मतलब 1 से 1 करोगे ना, तो अब कौन सा नंबर आएगा ये तुमको पता है। 1 से लेकर 20 तक में एक नंबर तुम बाहर करोगे तो कोई भी नंबर आ सकता है, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? वो भी 20 होंगे, और टोटल आउटकम्स कितने होंगे 20, तो 20 20 कैंसिल, तो 1, तो यहां पे तो ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1 होगा। अब क्या कहता है रीजन में, क्या कहता है फॉर एनी इवेंट्स ई इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू 1 देन ई इज कॉल्ड ए श्योर इवेंट। ये भी 100% सही है कि जिस चीज की आपको 100% पता है कि ये चीज आएगा, तो उसका प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1 होती है, उसको श्योर इवेंट कहते हैं। तो ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताओ, ए और बी में? क्या रीजन इसको सेटिस्फाइड कर रहा है ना, श्योर इवेंट तो आ रहा है ना उसको, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 में क्या कहता है, इफ वी ज्वाइन टू हेमीस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस अलोंग देयर बेस देन वी गेट ए स्फीयर। अब बात तो सही है ना, दो हेमीस्फीयर को आप क्या करो, सेम रेडियस का ज्वाइन करो, तो एक क्या बन जाएगा स्फीयर बन जाएगा। इफ वी ज्वाइन टू हेमीस्फीयर ऑफ सेम रेडियस होना चाहिए अलोंग द बेस, देन वी गेट ए स्फीयर। सही है 100%। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ ए रेडियस आर इज 3 पाई आर स्क्वायर। ये चीज गलत है, ठीक है ना। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर जो होता है उसका होता है 3 पाई आर स्क्वायर, स्फीयर का क्या हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर ये गलत है, ऑप्शन नंबर ए सही, मतलब इसका असर्शन सही है, ए सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो बच्चों आज के वीडियो में हम लोग ने क्या किया, एमसीक्यू के सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया विथ एक्सप्लेनेशन। ठीक, इसमें फिर भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, कि सर इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, मेरे से नहीं बना। तो इसी टाइप से आपको क्या करना है, सेक्शन ए बी सी डी ई तक आपको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप सेक्शन बी में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन बी और सी को सॉल्व करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।